नमस्कार राजीव भैया। आप लोगों में से किसी को दिक्कत हुआ क्या कनेक्ट करने में? राम राम सर। राम राम रंजना जी। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ कनेक्ट करने बिल्कुल जी, जरा ये नीरज जी को जरा बताइए, वो कह रहे हैं ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट। में। मैं देखती हूँ। नमस्कार मेरी सभी को नमस्कार। नमस्कार विमल। राजीव जी, आपके यहाँ समय क्या हुआ है? सर 1:32 हो रहे हैं। 1:32। अच्छा, 2.5 घंटे पीछे हैं हम मतलब आपसे सर। घंटे पीछे। अंजलि जी, एकता जी, राम राम। राम राम सर। राम राम सर। पांच मिनट और प्रतीक्षा कर लेते हैं, फिर आरंभ करते हैं।
विश्वास बाबू राम राम। लाल किताब से परिचय तो होगा लगभग सभी का, एक दो लोगों को छोड़कर जिनके बारे में मैं जानता हूं कि शायद नहीं हो। कुछ विशेष नहीं, सिर्फ सुना ही हुआ है। नाम सुना हूं। नाम सुना। बहुत ज्यादा नहीं पता है भैया, थोड़ा बहुत पता है। हम्म। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग नेहा जी। Sorry, I joined late. नहीं, आप फिर भी समय पे आ गई, अभी 2 मिनट का समय बाकी। ठीक है, हम लोग आरंभ करते हैं। जो बीच में जो ऐसे जैसे ज्वाइन करेगा तुम देखेंगे। लाल किताब का एक बहुत संक्षिप्त परिचय दे देता हूं, हालांकि अधिकतर लोग जानते ही हैं, पर फिर भी जो उत्सुकतावश इस विषय को जानना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है कि लाल किताब, पहले तो उसका नाम लाल किताब क्यों पड़ा, वो इसलिए था कि एक थे पंडित रूपचंद जोशी जी। आज का जो भारत का पंजाब है, वहां उनके कुछ वंशज भी रहते हैं। तो वो अंग्रेजी सरकार के समय में, ब्रिटिश सरकार के समय में किसी सरकारी विभाग में काम करते थे, और वो स्वाभाविक रूप से एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, तो ज्योतिष थोड़ा बोड़ा तो जुड़ा ही रहता है। वो अपना जो आकलन होता था उसको एक रजिस्टर में, पंजिका रजिस्टर में नोट करते थे, जो कि लाल रंग का हुआ करता था। तो ये उनकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितना भी उनका अनुभव रहा लोगों के बारे में, जो प्रेडिक्शन थी या जो एनालिसिस था, उसको अपने उस लाल रंग के रजिस्टर में वो नोट करते थे। तो वो उस समय कुछ प्रिंटिंग जैसा तो था नहीं, कभी कुछ पब्लिकेशन जैसा नहीं था, तो उन्होंने जो हाथ से लिखा था वही जो रजिस्टर थे वो लाल किताब कहलाए। लाल किताब ज्योतिष की एक अलग ही पद्धति बन गई है, इसको हम अलग रूप से जानते हैं। वास्तव में ये सम्मिश्रण है। जैसे कहते हैं ना कि हम जब कोई भी ट्रेडिशनल ज्योतिष कोई भी कर रहा है, अगर वो पाराशरी भी कर रहा है तो उससे कहा जाता है और उससे उम्मीद भी की जाती है, एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो कोई दूसरी
टेक्निक को भी यूज करे, जेमिनी को करे, केपी को करे, नाड़ी को करे, भृगु को करे, आदि इत्यादि अलग अलग पद्धतियां हैं। लाल किताब जो है वो वास्तव में अलग अलग पद्धतियों का अलग अलग जगह पे किया हुआ जो उपयोग है उसका संकलन है, एक कंपाइलेशन है। किसका? पंडित रूपचंद जोशी जी का। तो जो कुछ भी उपलब्ध है आजकल हमारे पास, वो उनका जो 1952 के अंदर रजिस्टर लास्ट आया था, वो अगर हम प्रिंटिंग के सेंस में बोले तो वो जो लेटेस्ट रिवीजन या लेटेस्ट एडिशन था वो सबसे ज्यादा प्रचलित है और वही आमतौर पर उपलब्ध है, जो हम मानते हैं कि हमारे पास उपलब्ध है। उन्होंने कुछ और भी लिखा होगा तो वो सबके पास नहीं है। जो उनके कुछ शिष्य रहे, जो उनके करीबी रहे, उनके पास कुछ पांडुलिपियां उनकी लिखी हुई उपलब्ध हैं। कुछ अगर ये कहें कि कुछ एडवांस्ड नॉलेज, उसका कुछ एडवांस नॉलेज अगर अवेलेबल है तो वो जन सामान्य को, इन जनरल पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। तो लाल किताब जो आज प्रचलित की है या जिसे उपयोग में लाया जाता है वो 1952 का संस्करण, 1952 का जो एडिशन है उसको मान के उपयोग में लाया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि उनके जो वंशज रहते हैं पंजाब में, वो शायद गिरधारी लाल जी वगैरह जो भी हैं, वो उनके पास जो अवेलेबल है उसी की कॉपीज करके अलग अलग पब्लिशर्स ने उसको ट्रांसलेट करके, क्योंकि वो मूलतः फारसी भाषा, लिपि फारसी है जिसे हम उर्दू कहते हैं, उसमें लिखी हुई है, तो वो भी हम लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो वो ट्रांसलेट किया हुआ है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उसमें थोड़ा मोड़ा संशोधन किया हुआ है। तो इसे अगर एक फाइनल डॉक्यूमेंट की तरह कहा जाए तो केवल 1952 का ही हमारे पास उपलब्ध है फाइनल डॉक्यूमेंट। जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया गया है, जिसमें आपको कहीं नाड़ी के अंश भी मिलेंगे, कहीं पे आपको विशुद्ध पराशरी मिलेगा, कहीं पे जैमिनी वाला प्रभाव भी दिखाई देगा, आदि इत्यादि। पर हम वो कहाँ कौन सा है उसमें नहीं जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है लाल किताब को प्रयोग करने के लिए? ये बहुत ही एंटाइसिंग बुक है। अगर इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ पन्नों को तो हर कोई टाल देता है। यदि कोई विशेष रूप से जिज्ञासु है वही पढ़ता है, पर वो जब पढ़ने लगता है तो उसकी जो ग्रामर है, जैसा कि वो, क्योंकि फारसी के शब्द बहुत ज्यादा हैं उसके अंदर, तो उस कारण वो सरेंडर कर देता है। फिर उस जो चैप्टर्स आते हैं, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, सूर्य पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, बृहस्पति पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, आदि इत्यादि, 9 के 9 ग्रहों का जो एक वो दिया हुआ है आकलन, तो व्यक्ति वही खोलना शुरू करता है, अपनी कुंडली देखता है, अच्छा सूर्य मेरे पहले घर में है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सूर्य पहले घर में है तो क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी, क्या नहीं। इसी तरह वो आकलन कर डालता है और यहीं पे गड़बड़ हो जाती है बहुधा, जो कि आरंभिक रूप में ही लाल किताब के उपायों को या उसके दिए हुए फलित को ज्यों का त्यों मान लेते हैं। और जो आरंभिक रूप से ज्योतिष करना आरंभ करते हैं, लाल किताब के आधार पर जो रेमेडीज देना शुरू करते हैं, क्योंकि लाल किताब को इन जनरल बुक ऑफ रेमेडीज मान लिया गया है, उपायों की पुस्तक है। वो उपायों की पुस्तक तो है, लेकिन किसको कौन सी दवा देनी है यह समझना इतना आसान भी नहीं है। लाल किताब की विशेषता यह है कि वह काल पुरुष की कुंडली पर आधारित है। काल पुरुष की कुंडली क्या है कि लग्न मेष ही है, तो हम में से किसी का भी या किसी भी जातक का इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो जन्म कुंडली है, जो होरोस्कोप है, उसमें जो पहला घर होगा, फर्स्ट हाउस, हमारे हिसाब से वो होगा जी कि ये एसेंडेंट कौन सा है, एरीज है, टॉरस है,
सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है। लेकिन लाल किताब कहती है आप कुछ भी हैं, हमारे लिए आप एरियन ही हैं, एरीज है। सभी कुंडलियों को वो एरीज ही मानते हैं, यानी कि पहला भाव को वो एरीज ही, मेष राशि ही मानेंगे। तो इस प्रकार जो राशियां हैं वो स्थिर हैं। अब प्लैनेट्स जहां जहां रखे हुए हैं हमारी कुंडली में वो वैसे ही रहेंगे, भावों में, जिन भावों में पड़े हैं वहीं रहेंगे। अब आकलन उस आधार पर होगा। तो यहां पर ये चीज तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पंडित जी ने कुछ डेविएट भी किया है। वहां उन्होंने मेंशन किया है कि यहां पे ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो जो फंडामेंटल है, जो मूलभूत सिद्धांत लेके चली है लाल किताब की, आपकी कुंडली काल पुरुष की कुंडली ही है और वो मेष लग्न की कुंडली है, वो तो है। लेकिन अगर हम इस बात का ध्यान नहीं देंगे कि पंडित जी ने अपवाद क्या बताए हैं, उसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, तो हम फलित में गड़बड़ कर जाएंगे। और इसीलिए अगर फलित में गड़बड़ कर गए और अगर उन चीजों का ध्यान नहीं रखा, तो अगर हम सिर्फ पढ़ के लाल किताब को और उस हिसाब से रेमेडी करना शुरू कर देंगे, हम अपने लिए ये आत्मघाती होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा। और ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मैं स्वयं बताता हूं, बहुत पहले, तब मैं ज्योतिष में रुचि तो रखता था, लेकिन कोई मेरे पास मार्ग नहीं था सीखने का। और जीवन में कुछ ऐसा समय भी आया जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जैसे आज हमारे पास लोग आते हैं, तो मैं भी गया। किसी ने बताया कि ये लाल किताब के हैं और बहुत अच्छा उनको पकड़ है विषय की। तो मैं गया उनके पास, उन्होंने देखा, मुझे बता दिया कि भाई तुम्हारा वर्षफल ऐसा है, इस वर्ष ये होने वाला है और ये उपाय करना होगा जो मैं ही कराऊंगा, और मेरे पास इस दिन आ जाना। क्योंकि वहां दिन का भी हिसाब किताब होता है कि अगर मंगल का उपाय करना है तो मंगलवार को किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, आदि इत्यादि। तो मैं निश्चित दिन पे पहुंच गया। अब उस दिन वो नहीं थे, उनका बेटा था घर पे। तो मैंने बोला कि वो तो उन्होंने, पंडित जी ने बोला था कि ये उपाय करना है, और तो मैं उस हिसाब से राशि भी ले गया था जो उन्होंने उपाय बताया था। अब जब वो उपाय करके मुझे बिल बताया तो उससे डबल था। तो मैंने बोला जी कि मेरे को तो इतना बोला था। तो उन्होंने बोला जी नहीं जी, ये उपाय करना था और इस तरह करना था, और ये देखो जी पिताजी लिख के गए। मैं कहा मेरे पास तो इतनी ही राशि है, मैं कल आके आपकी बाकी राशि दे देता हूँ, क्योंकि मुझे बताया जितना गया था मैं तो उतना ही लेके आया हूँ, और यही सत्य था। खैर अगले दिन मैंने बाकी राशि भी दे दी। लगभग 1-1.5 महीने बाद मैं इसी के लिए गया कि मेरे दिमाग में ये उधेड़ बुनती कि आपने मुझे बताया तो उपाय ए, करवाया बी, जिसके चार्जेस डबल थे, ऐसा क्या? तो उन्होंने ये बात कह के टाल दिया कि मतलब उन्होंने माना कि हाँ गलती हो गई, पर जो मुझसे गलती हुई उसका फल तो मुझे भगवान देगा। उन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं किए गलत उपाय कराने के, लेकिन हाँ ये कह मान लिया कि उपाय में गड़बड़ हो गई थी। अब उस गलत उपाय का मुझ पे क्या असर पड़ा होगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जब आप संघर्ष में ही चल रहे हैं, थोड़ा कम हो गया या थोड़ा ज्यादा हो गया, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, नहीं पता लगता कुछ। तो ठीक है, वो हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर लाल किताब कहती है, उसमें एग्जाम्पल है कि फला वर्ष में अगर ऐसा कुंडली में योग बनता है, इस भाव में ये ग्रह आता है, तो उसको पानी में बहा देना चाहिए। और ये उपाय ज्योतिषी ने करा दिया, और ज्योतिषी ने जब उपाय करा दिया तो उस व्यक्ति की जो हालत थी बद से बदतर होगी। बद से बदतर क्या थी, वो ठीक ठाक था, बहुत बिगड़ गई। कारण क्या था कि जन्म कुंडली तो वो उपाय सजेस्ट कर रही थी, लेकिन जिस वर्ष में कराया वो उपाय, वर्षफल वो उपाय सजेस्ट नहीं कर रहा था। वर्षफल कुछ और उपाय कह रहा था। वर्षफल में वो ग्रह अच्छी स्थिति में था, लेकिन क्योंकि
बिना वर्षफल देखे ज्योतिषी ने केवल जन्म कुंडली के आधार पर वो उपाय करा दिया, तो वो अच्छा भला आदमी भी संकट में चला गया। तो इसलिए लाल किताब को केवल बुक ऑफ रेमेडीज समझकर और उसके पन्नों से उपाय उठाकर उपाय करने और कराने की गलती मत कीजिए। इसे समझना आवश्यक है। और इसीलिए लाल किताब कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि जिसे आप आद्योपांत शुरू से अंत तक न पढ़ें और न समझें और कराना शुरू कर दें। कुछ हैं, कुछ बेसिक सी चीजें हैं, 4-5 उपाय दे रखे हैं उन्होंने पंडित जी ने कि अगर कुछ समझ में ना आए तो ये तो कर ही लो। वहां तक तो हम मान सकते हैं, पर वो उपाय ऐसे हैं जिसमें ज्योतिषी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कम से कम जो कमाने की दृष्टि से तो कुछ नहीं मिलने वाला उन उपायों में। पर अगर सटीक उपाय, पिन पॉइंटेड आपको रेमेडीज देनी है, तो ये गलती मत कीजिएगा कि जब तक आप लाल किताब को पूर्णतः नहीं समझें उपाय मत कीजिएगा। सर्वोत्तम है प्रार्थना कीजिए। और ये किसी भी पद्धति में है, चाहे वो पराशरी से आप देख रहे हैं उपाय बता रहे हैं, चाहे जैमिनी से बता रहे हैं, जब तक आप सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, आपको विश्वास नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, आपके पास अनुभव का भंडार नहीं है, ऐसे उपाय मत कीजिएगा। और इसी उद्देश्य से मैं आज केवल भावों को ले रहा हूं। भाव क्या कहते हैं और उसमें जो मैं महत्वपूर्ण समझता हूं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उसमें बहुत कुछ है, क्योंकि एक एक भाव को अगर लाल किताब के उसकी ग्रामर के हिसाब से समझा जाए तो लंबा विषय, एक एक भाव ही लंबा विषय हो जाएगा। तो अभी पहला भाव, पहले भाव को कहा गया है तख्त हजारी। तख्त शब्द क्या होता है? तख्त होता है थ्रोन, सिंहासन, जहां पर तख्त या सिंहासन या थ्रोन, जहां पर राजा बैठता है। तो प्रथम भाव को हम पारंपरिक ज्योतिष में शरीर लेते हैं, जातक का संपूर्ण व्यक्तित्व लेते हैं, उसका चेहरा लेते हैं। यहां पर जो पंडित जी ने अंडरलाइन किया है या बहुत स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है वो ये है, यह तख्त हजारी है। यानी कि ये जो भी जातक है, जिसकी भी कुंडली है, उसका जो प्रथम भाव है वह उसका सिंहासन है, वह उसकी राजगद्दी है। अब अगर ये राजगद्दी है तो थोड़ा सा उसके डीप जाइए। मतलब क्या हुआ? यानी कि उस चार्ट में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो 12 भाव में 9 ग्रह बैठे हैं, वो व्यक्ति को क्या बनाने के लिए, क्या अचीव करने के लिए, क्या कर पाने के लिए बता रहे हैं, और उसमें वो लीड कर सके, इसलिए वो थ्रोन है। यानी कि जो पहला भाव है लाल किताब की कुंडली का, ये बताता है कि आप की राजगद्दी, आपका सिंहासन कितना ऊंचा है। समाज में, परिवार में, व्यक्तिगत रूप से आप अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को किस एक्सटेंट तक एक्सप्लोर कर सकेंगे और क्या मैक्सिमम अचीव कर सकेंगे। आपका मैक्सिमम जो है वो आपकी थ्रोन है, वो आपकी राजगद्दी है। पारंपरिक ज्योतिष में क्या है? ये 10वां भाव है, 10th हाउस इज थ्रोन। लेकिन यहां पे लाल किताब में पंडित जी ने इसे बताया है थ्रोन। तो ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमने मैक्सिमम अचीवमेंट देखनी है लाल किताब की दृष्टि से, या जो एनर्जीज हैं वो क्या सिग्निफाई कर रही हैं, तो पहले भाव को देखना होगा 10वें की अपेक्षा।
तो ये कंफ्यूज, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप लाल किताब कर रहे हैं तो लाल किताब के सिद्धांतों को ही प्रयोग में लाइएगा, दूसरे ज्योतिष के नियमों को मत लाइएगा, क्योंकि लाल किताब के अपने सिद्धांत हैं जिसे फरमान कहते हैं। वो लाल किताब में जिसके पास लाल किताब की पुस्तक है उसमें वो लिखे हुए हैं फरमान, मेरे ख्याल में 15 या 16 फरमान हैं। वो फरमान ही उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, क्या कैसे करना है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है ये तख्त है। तख्त के बाद दूसरी जो बात महत्वपूर्ण कही है, ये कहा है झगड़ा मनुष्य माया का, यानी मनुष्य और माया का झगड़ा। ये 1941 के वर्जन में था। 1952 के वर्जन में इसे झगड़ा रूह माया का कहा है पंडित जी ने। मतलब उसको और अपने अनुभव के अनुसार उसको संशोधित करके, उसको और प्योरीफाई करके, या उसको एनालाइज करके जो बहुत स्पेसिफिक वर्ड उनको लगा, पहले लगा 1941 के वर्जन में वो कहते हैं मनुष्य और माया का झगड़ा है। यानी कि फर्स्ट हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो जन्म ले रहा है वो एक अपने चारों तरफ एक इल्यूजन पाता है। हम भी, कोई व्यक्ति 20 साल जीता है, 50 साल जीता है, 60 साल जीता है, 100 साल जीता है, उसे, जिसे हम कहते हैं ना अकल आनी कब शुरू होती है, वो अकल आने में तो समय लगता है, हमें दुनियादारी समझ आने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि हम इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन क्या है? माया। माया और कुछ नहीं है लेकिन हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते, और वो कई रूपों में हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है, कई संबंधों के रूपों में प्रभाव डालती है। तो पहले भाव में जो भी आप करना है वो पहला भाव बताता है कि यह आप, मैं, जातक जिसकी कुंडली है, वह इस वर्ल्ड, इस यूनिवर्स के इल्यूजन से कैसे फाइट करता है या उससे कैसे डील करता है। लेकिन 1952 के वर्जन में उसे रूह और माया का झगड़ा बोला है, क्योंकि अंततः हम सभी माया के कारण ही हैं, रूह के कारण ही हैं, क्योंकि हमारे कुछ संस्कार पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें पूरा करना होता है, उसके लिए शरीर धारण करना पड़ता है। तो हम ये जो शरीर है ये इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उस इल्यूजन से डील करना, ये लाल किताब ने, पंडित जी ने फाइनली कहा कि यह बताता है कि हमें क्या करना है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो व्हाट इज आवर पेंडिंग कर्मा और व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी मस्ट डील विद, ये पहला भाव बताता है। चाहे उसे आप ऋण कहिए, चाहे रोग कहिए, चाहे शत्रु कहिए, जो कि छठे भाव की सिग्निफिकेशन होती है, लेकिन जो डील करना है हमें इन टोटलिटी, ये पहला भाव बताता है। तो पहले भाव का एनालिसिस कहीं भी भागने से पहले लाल किताब में पहले भाव को अच्छी तरह से समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसको हाउस ऑफ फेट भी बोला है। 9th हाउस होता है पारंपरिक ज्योतिष में, भाग्य का घर 9वां होता है, लेकिन लाल किताब में पंडित जी ने स्पष्ट कहा है कि यह फेट, भाग्य का घर है। अर्थात पहला भाव कैसा है वही हमारे भाग्य का इंडिकेटर है। उसको पॉजिटिवली यूज कर पाएंगे तो सौभाग्य बढ़ेगा, नेगेटिवली यूज करेंगे दुर्भाग्य बढ़ेगा। सीधी सी बात है। न्यूट्रल हम रह नहीं सकते, क्योंकि माया से डील करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल में लाना ही पड़ता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम न्यूट्रल रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। न्यूट्रल आने की स्टेज तो बहुत बाद में आती है। तो ये भाग्य का घर भी है। अच्छा, अब ये सब करेगा कौन? पहले भाव में रूह माया का झगड़ा है, तख्त है, लेकिन करेगा कौन? करेगा वो, या सिग्निफाई किससे हो रहा है?
रिप्रेजेंट किससे हो रहा है? जो ग्रह पहले घर में बैठ रहा है, द प्लेनेट सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस वुड बी सिग्निफाइंग ऑल दीज, बी इट द फेट, चाहे वो भाग्य है, बी इट द मैक्सिमम अचीव पोटेंशियल फॉर द मैक्सिमम अचीवमेंट, वही ग्रह बताएगा। और कैसे डील करना है, उस ग्रह के स्वभाव को सकारात्मक रूप से प्रयोग करके डील करना है, ये बताएगा। अब महत्वपूर्ण क्या है कि पहले घर में एक ग्रह हुआ तो वो मेन रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, वही रहेगा, क्योंकि अकेला है तो वही बताएगा। लेकिन दो हो गए तो तब लाल किताब में एक मसनूई ग्रह का कंसेप्ट है। मसनूई, मसनूई मीन्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि दो ग्रह जुड़े तो वो किसी तीसरे ग्रह को जन्म दे देते हैं, यानी कि वो तीसरे ग्रह को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। जैसे क्या हुआ कि मंगल और शनि है, अगर वो एक साथ हैं तो वो उच्च का राहु हो जाता है, तो मसनूई राहु हो गया। वो मंगल और शनि मान लीजिए पहले घर में बैठे हैं तो वो मसनूई राहु हो गया, उच्च का राहु। तो अब आप राहु के हिसाब से सिग्निफिकेशन देखेंगे, वो मेन हो जाएगी। पर अगर 3 प्लेनेट हो गए, 4 प्लेनेट हो गए तो तब इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। अब वो कैसे पता लगेगा? वो जब हम सभी ग्रहों को लाल किताब के हिसाब से पढ़ेंगे तब ये पता लग पाएगा। पर महत्वपूर्ण क्या है कि चाहे भाग्य है, चाहे रूह माया का झगड़ा है, चाहे तख्त अचीव करना है, अचीव कराएगा वो प्लेनेट जो लग्न में बैठा है, रिप्रेजेंट वो कर रहा है जो लग्न में बैठा है। अब लग्न में बैठा हुआ ग्रह काम कब करेगा? कंडीशन क्या है? अगर 7वें में भी कोई प्लेनेट बैठा है, बिकॉज दैट इज द फील्ड। फर्स्ट हाउस इज मी, 7th हाउस इज माई प्लेइंग फील्ड, मैं कार्य कहां करूंगा। यानी कि 7th हाउस में भी कोई प्लेनेट होना चाहिए। 7th हाउस में जी विवेक जी, यदि किसी पहले भाव में अगर कोई भी ग्रह ना हो तो देन हाउ डू वी सी इट? हाँ, मैं वही बता रहा हूं। और क्वेश्चंस आप अपने रख लीजिएगा प्लीज, बिकॉज देन फ्लो जी जी, में, है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, यस, आई विल टेक केयर ऑफ दैट क्वेश्चंस आल्सो, पर एक बार मैं जरा फिनिश कर लूं, है ना। ओके ओके, यस, श्योर। तो थैंक यू। तो जो 7th हाउस है उसमें प्लेनेट होना जरूरी है, तब जो फर्स्ट हाउस का प्लेनेट है वो इफेक्ट देगा। आइसोलेशन में नहीं दे सकता, 7th में अगर कोई प्लेनेट है तो नहीं देगा। वाई? क्यों? क्योंकि तब पहले घर में जो बैठा ग्रह है उसको सोया हुआ मानेंगे, अगर 7वें में नहीं है। 7वें में अगर नहीं है तो कोई ग्रह नहीं है तो उसको पहले घर को सोया हुआ मानेंगे। सोया हुआ किस तरह कि भाई सामने कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, थोड़ा ये समझिए, समझने के लिए मतलब। दूसरा कारण क्या है? तो जब वो, अच्छा, वो असर नहीं करेगा, जैसा मैंने बताया, अगर